हेलो एंड नमस्कार सभी को। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो आज कंप्यूटर का 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ईमेल और विंडोज़ एक्सप्लोरर कंप्लीट किया। सो 50% के ऊपर सिलेबस हो चुका है। आज 5वां लेक्चर है। इसके बाद बहुत टॉपिक नहीं बच रहे हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन, इंटरनेट और वेब ब्राउज़र, मेनली थ्योरी में यही टॉपिक बच रहे हैं। सो मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 लेक्चर कोशिश करूँगा 2 लेक्चर में ही ख़त्म कर दूँ, बट एट एट मैक्स 3 अगर जाता है। सो उसमें थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देन शॉर्टकट कीज़, कंप्यूटर एब्रिविएशंस एंड देन इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज़। इसको सेपरेट-सेपरेट वीडियो बना देंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स ही है। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको अलग से करा देंगे। सो लगभग हुआ 5, 6, 7 मतलब 10 वीडियो में पूरा कंप्यूटर हमारा हो जाएगा वो सब मिला के। 10 वीडियो, 10 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, दैट्स व्हाट वी आर एमिंग फॉर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर वायरस से तो आता ही है। कंप्यूटर वायरस छोटा सा ही टॉपिक है, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बड़ा है बट हो जाएगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों से डिस्कस करना था। जितने भी लोग आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, सो आप लोग यूट्यूब पे मुझे पता है एक्टिव होंगे क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। सो बहुत से क्लिप, बहुत से वीडियो देख रहे होंगे कि मैं कहीं पे इंटरव्यू दे रहा हूँ या कहीं पे कुछ बोल रहा हूँ या कोई गिफ्ट रिसीव कर रहा हूँ। सो पहली चीज़, वो जो वीडियो है वो अगस्त मंथ का है, यानी लगभग 4 महीना पुराना है, अभी का नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दे जस्ट एप्रिशिएटिंग माय एफर्ट्स, नथिंग मोर। उस वीडियो से बिल्कुल भी गुमराह मत होइएगा कि मैं कोई बैच लिया था या कुछ लिया था, उसके बाद ये सब हुआ है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत से डीएम आए थे कि भैया क्या बहुत ज़रूरी है, क्या बैच के बिना नहीं होगा? मैंने कोई बैच नहीं लिया था, एज़ आई सेड। मैं सिर्फ़ वहाँ गया था एज़ अ गेस्ट। कोई भी बैच नहीं, कुछ नहीं। और एक फोमो क्रिएट हुआ है अच्छे से स्टूडेंट्स में, जो भी लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है भाई कैसे करें, या अभी जस्ट तैयारी में आए हैं, तो एक फोमो क्रिएट हुआ है कि यार इसके बिना तो होगा नहीं, बैच लेना ज़रूरी है। एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, वो जो गाइडेंस वाली वीडियो थी उसमें भी बार-बार मैं बोला था, फिर से बोल दे रहा हूँ, भाई बहुत बेसिक सा एग्ज़ाम है। एसएससी का एकदम जो लीस्ट सबसे नीचे लेवल पे जो होगा वो एग्ज़ाम है ये। कोई यूपीएससी, स्टेट पीसीएस नहीं है, बहुत नॉर्मल सा एग्ज़ाम है। सो इसके लिए अगर कोई आपके लिए फोमो क्रिएट कर दे रहा है, तो वो आपके लिए ही बुरी बात है क्योंकि आप एक लॉ स्टूडेंट बनने वाले हैं। सो थोड़ी-सी मेंटल कैपेसिटी आपकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। कोई आपको ऐसे आसानी से गुमराह ना कर पाए। थोड़ा-सा मजबूत बनिए, आराम से होगा यार, 1.5 महीना, 2 महीना बहुत होता है। कोई बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो मैं क्लियर कर दिया हूँ। कोई बैच नहीं, कोचिंग नहीं, मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ। मतलब कोई बैच नहीं, कोई कोचिंग नहीं, मतलब मैं किसी से नहीं किया था। आप करें, आपकी श्रद्धा है, मैं नहीं किया था। इस चीज़ को एकदम एब्सोल्यूटली मैं क्लियर करना चाहता था, इसलिए शुरुआत में ये बात बोल दिया। कोई फोमो क्रिएट हो रहा है, सो उसको इग्नोर करिए, कोई मतलब नहीं है, आराम से हो जाएगा। सो आज है 5वां लेक्चर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर वायरस। अब शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सो शुरू करते हैं। हाँ, अच्छा, शुरू करने के पहले जो हमारा नॉर्मल सा होता है कि पहले जो हम पहले पढ़े हुए हैं, इसके पहले जो लेक्चर किए हैं, उसको एक ब्रीफ में रिवाइज़ करें पूरा। सो शुरू करते हैं। इसके पहले हमने ईमेल और विंडोज़ एक्सप्लोरर पढ़ा था। जल्दी-जल्दी। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल फुल फॉर्म होता है। ईमेल में ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, जिप फाइल, डॉक्यूमेंट सब कुछ भेज सकते हैं। पहला ईमेल 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था, जिन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहते हैं। ईमेल में लिखा क्या था? QWERTY YUIOP, वही QWERTY कीबोर्ड के जो पहले लेटर्स होते हैं, QWERT। यार बीच-बीच में कुछ हो जाता है तो मैं बोल देता हूँ, बोलता सही हूँ बट थोड़ा-सा लिखा गलत जाता है, सो मैनेज इट। फिर नेटवर्क कौन-सा था जिस पे भेजा गया था? वो था ARPANET। पहली कंपनी जिसने ईमेल फैसिलिटी पब्लिक की थी वो थी कंप्यूसर 1979 में। मॉडर्न फॉर्म ऑफ ईमेल जो जैसे अभी का है टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, ये किसने दिया था? शिवा अय्यादुरई, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया भी कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ ईमेल, यूज़र नेम, और डोमेन नेम। डोमेन नेम के बाद जो डॉट कॉम होता है, डॉट इन होता है, डॉट पाकिस्तान होता है, डॉट यूएस होता है, मतलब पीएके होता है। सो
वो टॉप लेवल डोमेन होता है। यूज़र नेम, मैक्सिमम साइज़ मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं पूरे ईमेल एड्रेस में, वो है 320, जिसमें यूज़र नेम का मैक्सिमम साइज़ है 64, एक एट द रेट, और डोमेन नेम का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 255। 2 डॉट्स साइमल्टेनियसली नहीं यूज़ हो सकते हैं। 2 एट द रेट कैन नॉट बी यूज्ड इन अ सिंगल मेल एड्रेस। कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, यानी छोटे और बड़े लेटर्स को वो सेम तरह ही वो मतलब देखता है। ठीक है? देन साइज़ ऑफ एन ईमेल 20 से 25 एमबी, नॉर्मल साइज़ जो अलाउड है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे अलग से भी मिलता है, लेकिन नॉर्मल जो आपका है वो 25 एमबी जीमेल का है, 20 आउटलुक है, और भी बहुत सारे मेल है उसके अलग-अलग हैं। बट मैक्सिमम 25 एमबी ही होता है। उसके ऊपर के लिए आपको ड्राइव लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, उसका लिंक देना पड़ेगा, देन वो जो भी एक्सेस कर रहा है वहाँ से डाउनलोड करेगा और वो एक्सेस कर पाएगा उस फाइल को। देन प्रोटोकॉल्स, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर होता है 25, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मेल भेजने के काम आता है। 2 टाइप्स के होते हैं, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, जैसे मैं भेजा, आपके पास भेजा, बीच में कोई भी उसको रीड नहीं कर सकता है। मैं जो भेजा वो एक कोड में हुआ और वो फिर आप ही के पास वो डिकोड होगा। देन दूसरा होता है स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड, जिसमें जो मैं मेल भेजा वो सर्वर पे स्टोर होगा, देन वो फॉरवर्ड होगा जिसको भी मैं भेज रहा हूँ मेल। देन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है? पोर्ट नंबर होता है 110, उसमें बताया नहीं था मैं, बट यहाँ बता दे रहा हूँ। पोर्ट नंबर होता है 110। पोर्ट नंबर डायरेक्टली कभी-कभी आ जाता है पोर्ट नंबर क्या होता है, बट इसलिए लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, बस सुन लीजिएगा। टू रिसीव एन ईमेल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है रिसीव करने में ईमेल के। भेजने के है एसएमटीपी और रिसीव करने के लिए है पीओपी। देन आईमैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, कई सारे डिवाइसेस से आप मेल को मल्टीपल डिवाइस से एक्सेस कर पाएँ, उसके लिए होता है इंटरनेट में मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर होता है 143, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो वो ब्लफ हो जा रहा है। कनेक्टेड होता है मेल सर्वर से, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे काम करता है। देन फॉर्मेट क्या होता है? कंपोज़, वो जो पेन का बना रहता है बॉक्स, राइटिंग वाला। इनबॉक्स होता है रिसीव्ड मेल, जिसमें आप देख सकते हैं जो भी ईमेल होता है सबसे पहले इनबॉक्स में होता है, तब वो स्पैम स्पैम और कहीं भी जाता है। देन आउटबॉक्स, सेंड, सबसे पहले आपने कोई मेल लिखा उसको सेंड किया, तो सेंड होने के पहले उस बंदे तक पहुँचने के पहले जो बीच में एक इंटरवल रहता है, उस बीच में आउटबॉक्स में वो मेल रहता है। द मोमेंट उस आदमी के पास पहुँचता है मेल, तो वो हो जाता है सेंट में चला जाता है। देन ड्राफ्ट, आप मैसेज को टाइप कर दिए हैं, मेल को टाइप कर दिए हैं बट अभी भेजे नहीं हैं। सो वो ड्राफ्ट में होता है। जंक और स्पैम मेल, जिसे एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। स्टार्ट होती है इंपॉर्टेंट या फेवरेट वाले जो भी होते हैं। स्नूज़्ड होते हैं, जिसमें आप एक टाइमिंग लगा दें कि इतनी देर बाद हमको फिर से वो पॉपअप हो, अभी कुछ देर के लिए वो हमको ना दिखे। देन ट्रैश फ़ोल्डर, रिसाइकिल बिन ऑफ अ ईमेल, वही 30 डेज़ वाला कॉन्सेप्ट है, आप डिलीट करेंगे 30 दिन बाद वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा अगर आप रिस्टोर नहीं करते हैं। देन आर्काइव, हिडन मेल्स जो होते हैं जिनको आप नहीं चाहते हैं पूरी दुनिया, मतलब जो भी और भी अगर कोई और एक्सेस कर रहा है उसको, आपके मेल को, सो उस नॉर्मली मतलब छुपाने के लिए, जैसे व्हाट्सएप में भी होता है आर्काइव। देन रिप्लाई होता है, फॉरवर्ड होता है, तो बेसिक है। अच्छा, फॉरवर्ड आप कोई मेल को कर रहे हैं तो आप बीच में उसको एडिट भी कर सकते हैं। देन कंपोज़ में क्या होता है? टू, किसको भेजना है, कॉमा, कॉमा से आप और भी बढ़ा सकते हैं। कार्बन कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट सी से हम ऐड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस जिनका भी लिखा हुआ है उनको भी जाएगा, जो भी आप मेल भेज रहे हैं, और उनका जिनको-जिनको आप भेज रहे हैं उन सबका नाम सबको शो करेगा कि इस बंदे को भी साथ में हमारे भेजा गया है। देन ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी, कंट्रोल शिफ्ट पी, रिसीवर विल नॉट नो अबाउट द पर्सन टू व्हॉम इट इज़ व्हेन इट सेंट अदर देन हिम। फिर सब्जेक्ट, इसको छोड़ भी सकते हैं ब्लैंक। देन बॉडी में बॉडी जो भी हम कंटेंट लिखेंगे, लिंक ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस की, इमोजी के लिए कंट्रोल शिफ्ट टू। सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। पर डे लिमिट नॉर्मली होती है 500 पर डे, बट वो बढ़ती रहती है, जैसे 5000 हो जाती है गूगल 365 के साथ, और सब ये मतलब नहीं आएगा यार। सम इम्पोर्टेंट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, इसमें है जीमेल 2004, हॉटमेल 1996, आउटलुक, प्रोटॉन मेल, याहू, रेडिफ मेल, एओएल मेल, जोहो मेल, आई क्लाउड मेल, यांडेक्स मेल, टाइटन, जीएमएक्स, हबस्पॉट, ट्विटर, नोटा, ये सब है मेल के नाम। मेल खत्म। देन विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज का फुल फॉर्म है वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशंस। फाउंडर कौन थे? बिल गेट्स प्लस पॉल जी एलन, 1975, रेडमंड वाशिंगटन यूएसए में। सत्य नडेला इसके सीईओ हैं, 2014 से अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। वर्जन सबसे पहले विंडोज 1 आता है 1985 में। अच्छा, विंडोज एक्सप्लोरर जो था ये विंडोज 95 1995 में लॉन्च हुआ था। 1995
विंडोज़ 95 के साथ ये आना शुरू हुआ था, ठीक है? विंडोज़ मिलेनियम इज़ एडिशन 2000 से विंडोज़ एक्सपी एक्सपीरियंस 7 2009 में एट माई कंप्यूटर दिस पीसी आ गया था, उसमें लेटेस्ट विंडोज़ 11 विंडोज़ 12 पे काम चल रहा है। देन विंडोज़ प्लस ई दबाएँगे तो फाइल एक्सप्लोरर या दिस पीसी खुल जाएगा। अब दिस पीसी होता है, देन विंडोज़ डी दबाएँगे तो जितने भी हाइड हो जाएँगे विंडोज़ जो खुले हुए हैं, अनहाइड हो जाएँगे, जो हाइड हो जाएँगे विंडोज़ जो खुले हुए हैं, फिर से क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएँगे, वापस से खुल जाएँगे। विंडोज़ से स्टार्ट मेन्यू होगा या कंट्रोल प्लस एस्केप भी करेंगे तब भी स्टार्ट मेन्यू खुलेगा। विन प्लस एल दबाएँगे तो लॉक हो जाएगी विंडोज़ स्क्रीन। आपको दोबारा पासवर्ड डाल के फिर से ओपन करना पड़ेगा। विंडोज़ प्लस आर से रन कमांड होगा। ऑल्ट टैब से आप ऐप के राइट में जाएँगे, मतलब ऐसे आगे बढ़ेंगे। ऑल्ट शिफ्ट प्लस टैब के एप्लीकेशन को लेफ्ट ऐसे-ऐसे पीछे-पीछे जाएँगे। ऑल्ट प्लस F4 से शट डाउन होगा या क्लोज़ होगा कोई भी। देन वो मैं चार्ट बनाया कि ऊपर टाइटल बार होता है, देन मेन्यू बार होता है। देन मेन्यू बार के अंदर आप जो होते हैं टूल बार और रिबन होते हैं। इधर सर्च बार है। सर्च बार के लिए क्या है, विंडोज़ एक्सप्लोरर में F3 कंट्रोल F या कंट्रोल ई, इधर इधर एड्रेस बार है, लेफ्ट पेन नेविगेशन पेन बोलते हैं जहाँ दुनिया भर का वो लिखा रहता है, रिसेंट और ये सब, रिसेंट डेस्कटॉप और ये सब। देन कंट्रोल शिफ्ट एन, वो पॉज़ हो गया था एक्चुअली, हॉस्टल में रहने के कुछ घाटे भी होते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन से आप न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोल डी से डिलीट कर सकते हैं, जैसे रिसाइकिल बिन में जाएगा। शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएँगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। विंडोज़ आर से रन कमांड होगा। अच्छा, रन कमांड में जो भी प्रॉम्प्ट हम डालते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, सेम एज़ ईमेल, बड़ा हो लेटर, छोटा हो लेटर, वो सेम ही रीड करेगा। पावर पॉइंट खोलना हो विनार कमांड में जो भी कमांड वो जो आएगा, ठीक है? जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आप पावर पीएनटी लिखेंगे, पावर पॉइंट खुलेगा, एक्सेल लिखेंगे, एक्सेल खुलेगा, विनवर्ड या विनवर्ड डॉट ईएक्सई लिखेंगे तो वर्ड खुलेगा, नोटपैड लिखेंगे, नोटपैड खुलेगा, वर्डपैड लिखेंगे, वर्डपैड खुलेगा। पेंट खोलने के लिए एमएस पेंट या पी ब्रश लिखेंगे, कैलकुलेटर के लिए का CALC कैल्क लिखेंगे, कंट्रोल पैनल के लिए कंट्रोल या कंट्रोल पैनल लिखेंगे तो खुलेगा। देन एक्सटेंशन नेम कुछ इंपॉर्टेंट, PPTX पावर पॉइंट का 2003 के बाद के जो है उसमें एक्स आगे लग जाता है, सिक्योरिटी को दर्शाता है इसमें जो एक्स है। देन एक्सेल SX, एक्सेल की जो एक्सटेंशन नेम है एक्सेल एक्सेल फाइल्स की, .docx वर्ड फाइल की, .txt नोटपैड की, नोटपैड हो गया है, नोटपैड की, .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट वर्डपैड का, .pdf डॉक्यूमेंट, .gif ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, .png पेंट, पीएनजी का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स एंड HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML फाइल जो होती है उसकी होती है डायरेक्ट आइको होता है, आइकन फाइल, .yml ईमेल फाइल, .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल जो विंडोज़ में होती हैं, जो जिनसे आप एप्लीकेशन जो बनते हैं आगे चल के। ऑब्जेक्ट फाइल होती है प्रोग्रामिंग फाइल जिनमें अभी वर्क करना है, आगे चल के एक सी बनेगी। देन MP3 होती है, MPG ऑडियो लेयर 3, MPG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। देन .mp4 जो वीडियोज़ वाले होते हैं, MPG4 पार्ट 14, .jpeg जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है? फोटो एक्सपर्ट जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG, और यही JPG होता है तो जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, ठीक है? सो ये भी हो गया। सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी मदद से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं कंप्यूटर से, मतलब हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस होता है वही होता है सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं और डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। जो भी आप डेटा देते हैं उससे आउटपुट ले पाते हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर। अब डिफिनीशन मैं नहीं बताऊंगा यार, डिफिनीशन आएगी भी नहीं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर के मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक सेकेंड। सॉफ्टवेयर जो टर्म था वो दिया था जॉन वाइलर टकी ने 1958 में, ठीक है? मतलब ये सॉफ्टवेयर जो वर्ड है इसका यूज़ पहली बार किया था जॉन वाल्टर टकी ने 1958 में, ठीक है? तो वहीं से शुरुआत होती है इसकी, ठीक है? अब सबसे सीधा पॉइंट पे जाते हैं, टाइप्स। मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम,
एप्लीकेशन एंड देन यूटिलिटी। यूटिलिटी को कई बार सिस्टम के साथ ही एसोसिएट कर दिया जाता है, क्योंकि सिस्टम के साथ ही वो काम करता है, सिस्टम को ही यूटिलाइज करने के काम आता है। सो डिफिनीशन में नहीं जाऊंगा, वैसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, मतलब एक तरह से बेसिक, जिसके बेसिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कंप्यूटर है। सो जितने भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, या जो भी जैसे इंस्टा चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, सो इट्स जस्ट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिस होता है, मतलब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर ही पूरा कोऑर्डिनेशन करता है हार्डवेयर की और आपके बीच में। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना तो कोई डिवाइस काम ही नहीं करेगी। तो इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे, ट्रांसलेटर्स आ जाएंगे, देन डिवाइस ड्राइवर्स आ जाएंगे। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अभी डिटेल में भी अंदर हम पढ़ेंगे अच्छे से। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, मतलब जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को बेसिस बना के ही काम करते हैं। ठीक है, एक तरह से ये कन्वीनियंस के लिए बने हैं यूज़र के। देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एज द नेम सजेस्ट, ये सिस्टम को यूटिलाइज करने के काम आता है एट मैक्स, मतलब कितनी, कैसे पूरी सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएँ और ज़्यादा उसको स्पीड और कैपेसिटी उसकी बढ़ा पाएँ, उसके लिए होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो यूटिलाइजेशन से इसको आप एसोसिएट कर सकते हैं। जितने भी ये होते हैं, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, एंटीवायरस हो गया, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर से इसको एसोसिएट कर देते हैं। सो बेसिक सी चीज़ है। कई बार आपको 2 ही मिलेगा, सिस्टम एप्लीकेशन, यूटिलिटी को सिस्टम के अंदर ही है, बट ठीक है, थोड़ा-सा डिफरेंस है तो अलग ही रखते हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर देखते हैं। अच्छा, थ्योरी पढ़नी होगी, सो नोट्स में देख लीजिएगा, मतलब ठीक है बेसिस के लिए, बट क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, इसके चक्कर में अब ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं लिख रहा हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर में अलग-अलग होते हैं। एक तो ट्रांसलेटर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है? डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेटर्स को देखते हैं। सो ट्रांसलेटर क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जितनी भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, कोबोल हो गया, फोर्ट्रान हो गया, ये सब की सब हाई लेवल लैंग्वेज होती है। मतलब कंप्यूटर डायरेक्टली इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, हम अपने हिसाब से इस लैंग्वेज को बनाएं। देन वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, वो काम करता है ट्रांसलेटर्स। ठीक है, सो यही है, हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड भी कहते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ, सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड भी कहते हैं। देन कम्स लो लेवल लैंग्वेज, लिख भी देता हूँ। लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है, इसको हम लोग, सोर्स कोड के बाद आता है ऑब्जेक्ट कोड, इसको बोलते हैं। न्यूमोनिक कोड भी बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, मशीन या फिर असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं। वैसे होते अलग अलग हैं, मैं उल्लेख नहीं करता हूँ क्योंकि अभी इंटरप्रेटर असेंबलर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा।
मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड, न्यूमोनिक कोड। सो मतलब ये अलग-अलग नाम हैं लो लेवल लैंग्वेज के, ये भी बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रांसलेटर फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है, मैं अलग से बना देता हूँ ट्रांसलेटर्स हैं। इसमें होगा सबसे पहले कंपाइलर, देन इंटरप्रेटर, देन असेंबलर। ठीक है, सबसे पहले है कंपाइलर। पूरे के पूरे प्रोग्राम को असेंबल्ड बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वही 0 1 वाला। और ये इंटायर प्रोग्राम को एक बार में रीड करता है। अब एक बार में रीडिंग कर रहा है तो जब पूरा रीड कर लेगा तभी वो एरर बताएगा। ठीक है, तो एरर कब बताया जाएगा? एट द एंड में। ठीक है, सिंटैक्स एरर और मेनली चाहे कंपाइलर हो चाहे इंटरप्रेटर हो, दोनों सिंटैक्स एरर ही बताते हैं। ठीक है, सिंटैक्स एरर बताएगा एट द एंड में। देन कंपाइलर हो गया, दूसरे पे है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? सेम जो ये काम यहाँ पे हुआ है इंटायर प्रोग्राम की जगह पे, असेंबल्ड बाइनरी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट तो करेगा, बट ये लाइन बाय लाइन करेगा, मतलब एक एक लाइन को रीड करेगा। सो जो सिंटेक्स एरर होगा वो हर लाइन के रीडिंग के बाद ही पता चल जाएगा। ठीक है, सिंटेक्स एरर आफ्टर रीडिंग दी लाइन। और इंटायर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन करता है, वो मैं बता ही दिया। देन है असेंबलर। अब डिसकंटिन्यू हो चुका है असेंबलर, मतलब इसका यूज़ एज सच अब डायरेक्टली नहीं होता है किसी भी कंप्यूटर में, बट फिर भी जानना ज़रूरी है। ये असेंबली लैंग्वेज को एक तरह की लो लेवल लैंग्वेज ही है, उसको ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसे मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंप्लीटली डिसकंटिन्यू हो चुका। अच्छा, ट्रांसलेटर हो गए। अब आते हैं डिवाइस ड्राइवर, छोटा सा है। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? सिंपल सा काम है, जितने भी हार्डवेयर और जितने भी डिवाइसेस इंस्टॉल हुई हैं उनको एक तरह से कोऑर्डिनेट करना, वो काम होता है डिवाइस ड्राइवर्स का, कि सारे डिवाइस फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, किस डिवाइस का कौन सा काम है, उसको वर्क असाइन करना, उसको मॉडिफाई करना, किस हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, वो काम होता है डिवाइस ड्राइवर्स का। फ्रेंड डिवाइसेस इंस्टॉल्ड इन अ सिस्टम। ठीक है, मेनली यही है डिवाइस ड्राइवर। देन इंपॉर्टेंट है अब, जो थोड़ा बड़ा भी है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम।
व्हेन आई से कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो यूज़र और क्या कहते हैं कंप्यूटर के बीच का एक मीडियम है। सो वो रेफ़रेंस आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से ही, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कई बार कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर मतलब लैंग्वेज और डिवाइस ड्राइवर ये सब उसी के साथ आ जाते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ब्रॉड टर्म है, कई बार इसको पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर से एसोसिएट कर लिया जाता है। ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज़ एन इंटरफ़ेस बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर। ठीक है? इसके जो मेन एग्जांपल्स हैं, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, यूबंटू हो गया, एटसेट्रा। अभी देखेंगे हम इंडिविजुअली भी। सो मेनली जो सॉफ्टवेयर हैं इनिशियली दो टाइप के रहे हैं। एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर या टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। ठीक है? इसमें क्या होता था कि कैरेक्टर मतलब मैं एक-एक करके इसी में बता देता हूँ। दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सो अब सीयूआई शुरू किए हैं तो इसी को पूरा खत्म कर देते हैं। सो सीयूआई में क्या होगा, कीबोर्ड का यूज़ होगा और हम कमांड देंगे, मतलब कमांड मतलब एक तरह से हम टाइपिंग करेंगे जिसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट को हम देंगे और वो प्रोसेस होके हमको आउटपुट मिलेगा। देयर इज़ नो कोई भी ग्राफिक्स सेंस कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन। जैसे अभी आप देख रहे हैं ब्लैक स्क्रीन और वाइट टेक्स्ट, बदलता भी है कुछ में, ब्लू स्क्रीन और वाइट टेक्स्ट हो जाता है या वाइट स्क्रीन ब्लैक टेक्स्ट। ये तो नहीं होता था, वैसे यही दो होता था। ठीक है? उसके अलावा मल्टीटास्किंग नहीं होता था, सिर्फ एक विंडो एक टाइम पे काम करती थी। प्रॉम्प्ट को ही कमांड बोलते हैं, उसी के बेसिस पे वो काम करता था। अच्छा, अभी जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसमें होता है फोल्डर, बट इसमें होती थी डायरेक्टरी। डायरेक्टरी ब्रॉड टर्म है, जो लोकल जो भी फाइल होती हैं उनको बोलते हैं। सो डायरेक्टरी होती है इसमें। ठीक है? मेन डायरेक्टरी एक होती है, जैसे फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर होते हैं, वैसे एक मेन डायरेक्टरी होती थी, जिसे रूट डायरेक्टरी बोलते थे। और इसके अंदर कई सारे छोटे-छोटे डायरेक्टरी होते थे, जिन्हें सब डायरेक्टरी बोलते थे। बोलते हैं, वैसे एज़ सच यूज़ नहीं होता है, तो बोलते थे ही सही होगा। हाँ, कोई भी शेप नहीं होता है डायरेक्टरी का। ठीक है? सो कैरेक्टर यूज़र इंटरफ़ेस में इतना ही है। टाइप्स में पहला ही हो गया। देन दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस, जीयूआई। ये जो अभी जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे, वो ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस ही है, जिसमें आप ग्राफ़िक्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं और थोड़ा-सा ईज़ी हो गया है काम करना। आपको कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना है, आपके पास ऑलरेडी एक बना हुआ है यूट्यूब के लिए वो लोगो बना है, आप मोमेंट क्लिक करते हैं, उसमें एंटर कर जाते हैं। फाइल एक्सप्लोरर दिस पीसी खोलना है, द मोमेंट क्लिक करते हैं। उसके लिए प्रॉम्प्ट नहीं देना है आपको, कोई फाइल एक्सेस करना है या कुछ भी करना है। वो सब कुछ एकदम व्यवस्थित है, ठीक है? अट्रैक्टिव होगा, मल्टीटास्किंग है, देन शॉर्टकट्स का यूज़ इसमें होता था, होता है, ठीक है? मल्टीटास्किंग है, हो चुका है। उसके अलावा इसमें होता है फ़ोल्डर, फ़ोल्डर के पास शेप होता है, ठीक है? उसके अलावा सेम इसमें भी मेन फ़ोल्डर को बोलते हैं रूट फ़ोल्डर, और उसके अंदर कई सारे होते हैं, उनको बोलते हैं सब फ़ोल्डर।
सो मेन जो था कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मेन मेन जो चीज़ थी वो बता दिया हूँ। देन अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सबसे पहले है एमएस डॉस। माइक्रोसॉफ्ट, उसका तो पता ही होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस मतलब टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस उसी पे बेस्ड था। और या टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट का था, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का बाद में हुआ था। इनिशियली इसका नाम था 86 डीओएस, 86 डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आईबीएम ने लॉन्च किया था। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया था। ठीक है। 1981 में आईबीएम ने इसको बनाया था। और मल्टीमीडिया नहीं सपोर्ट करता था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था, सीधी सी बात है, मल्टीमीडिया नहीं सपोर्ट करेगा। और दैट्स इट इन एमएस डॉस। देन आता है एमएस विंडोज, जो आज भी कंटिन्यू हो रहा है, अलग अलग वर्जन आए हुए हैं। तो इनिशियली तो करेक्टर रहा होगा, बट अभी जो जितने भी यूज हो रहे हैं थर्ड विंडोज 3 के बाद, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है। वैसे शुरू से ही इसमें ग्राफिक्स आ चुका था, तो जीयूआई बेस्ड है ये एमएस विंडोज। 1985 में लॉन्च हुआ था। इसके पहले वाले लेक्चर जो मैं बनाया था विंडोज एक्सप्लोरर जिसमें पढ़ा रहा था, उसमें भी ये बात बताया था, 1985 में लॉन्च हुआ था ये। ठीक है। उसके अलावा विंडोज वन ही आया था ना 1985 में, विंडोज वन। ठीक है। उसी में एमएस पेंट वेंट आ चुका था। अब सबका तो मैं वैसे बता दिया था, उसी में विंडोज वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, विंडोज थ्री से जो है प्रॉपर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो चुका था। विंडोज का इंटरफेस जो है प्रॉपर जीयूआई हो चुका था। और विंडोज 95 एक एग्जांपल है, 1995 में लॉन्च हुआ था। इसमें विंडोज एक्सप्लोरर आया था। और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी विंडोज 95 से ही शुरू हुआ था। ठीक है। अब तो डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो विंडोज 95 से विंडोज एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर दोनों की शुरुआत हो चुकी थी। और एज सच तो कुछ अलग अलग वैसे वर्जन्स हैं, अगर मैं आपको टाइमलाइन लिखवा दूं, वैसे इसके पहले वाले में तो मैंने लिखवाया था, तो उससे ही देख लीजिएगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछेगा विंडोज 8 कब लॉन्च हुआ था, कब नहीं हुआ था। बट इन केस आ जाता है, सो एक बार नोट से रेफरेंस ले लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है दोबारा यहाँ पे उसको मैं लिखवाऊँ एक एक टाइमलाइन का। कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे वो जब एमसीक्यू करेंगे तो उसको देख लेंगे उस समय। ठीक है। अब विंडोज हो गया है। कुछ मतलब बेसिकली वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कब आया था, किस ईयर में आया था, वो ऐसे ही पूछेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर किस ईयर में पहली बार हुआ था लॉन्च एंड ऑल, यही सब पूछेगा वो। ठीक है। तो 1995 में लॉन्च हुआ था, विंडोज 95 में है तो। सो मैं ऐसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। मुझको कहीं से नहीं लगता ना किसी एग्जाम में जो आता है कि भाई विंडोज 7 कब आया था, किस ईयर में आया था। नहीं आएगा, आएगा तो सबका खेल खत्म है। वैसे रटने का कोई फायदा भी नहीं है इतना ज्यादा। मैं भी नहीं रटा था यार, मत रटिएगा इतना डीप में। देन विंडोज भी हो गया। अब आता है यूनिक्स। यूनिक्स का फुल फॉर्म होता है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। एंड नहीं होता है वैसे, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम ही होता है। इसके फाउंडर जो थे वो थे डेनिस रिची। जैसे इन्वेंशन और डिस्कवरी जब मैं कराऊंगा तो ये सब बता दूंगा मैं, किस ईयर में हुआ था, कौन जो भी इंपॉर्टेंट है सबका करा दूंगा। 1969 में। ठीक है। उसके अलावा
यूनिक्स जो था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड था। और क्लोज सोर्स था। अभी बताऊंगा क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स क्या होते हैं। अभी खाली बता दे रहा हूँ, जब प्रॉपर डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से क्या हैं, तब मैं बता दूंगा क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स। अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर में। और इसके बाद है, इसकी जो यूनिक्स है मेनली तीन पार्ट्स होते हैं इसमें। कर्नल, कर्नल जो बेसिस है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है, ठीक है। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम करता है कर्नल। देन आता है सेल। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है यूनिक्स सॉफ्टवेयर की। इसका जो मेन काम रहता है वो यूजर और जो कर्नल है उन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना। इट कनेक्ट्स यूजर विद द कर्नल, ठीक है। यूजर ने जो भी कमांड दिया वो कर्नल तक पहुंचाया, और कर्नल ब्रिज है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर में डेटा गया, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में जो भी था प्रोसेस हुआ, एंड आपको रिजल्ट मिला। देन प्रोग्राम होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस जो भी हैं, अलग जो भी एप्स हैं और सब हैं, वो सब प्रोग्राम्स में आएंगे, ठीक है। प्रोग्राम में आएंगे। तो कर्नल, सेल और प्रोग्राम तीन होते हैं। और यूनिक्स के कोडिंग आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो तभी आप यूनिक्स ऑपरेट कर पाएंगे। सो इसके एग्जांपल है यूनिक्स सॉफ्टवेयर के, सोलारिस। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से कौन सा यूनिक्स सॉफ्टवेयर है कौन सा नहीं, तो ध्यान रखिएगा। लिनक्स, लिनक्स हालांकि आगे चल के और मॉडिफाई हुआ है, अलग से भी विंडोज़ है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूनिक्स, बट लिनक्स को भी इसमें मान लिया जाता है। देन मैक ओएस, मैक ओएस यूनिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। देन बीएसडी, दोनों फ्री और ओपन जो बोलते हैं। बीएसडी का फुल फॉर्म है बर्कले, यार क्या करूं, बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब के सब यूनिक्स सॉफ्टवेयर हैं। हो गया, बस इतना ही है यूनिक्स में, ठीक है। देन अब आता है लिनक्स, चौथा होगा। सो लिनक्स का जो फुल फॉर्म है, जनरल टर्म में वैसे तो एज सच इसका फुल फॉर्म नहीं है, बट दो है। एक तो इसको एसोसिएट किया जाता है लीना, जो इसके फाउंडर रहे हैं लीना टोरवाल्ड्स। 1991 में, या इसके फाउंडर रहे। एक तो इससे एसोसिएट किया जाता है कि लीना टोरवाल्ड्स का जो यूनिक्स है, ये लीना टोरवाल्ड्स यूनिक्स, उससे बना है लिनक्स। और दूसरा है, और दूसरा क्या है, लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। तो ये इनफॉर्मल है, बट आ सकता है, तो मैं बता दिया हूँ। एक लीना टोरवाल्ड से एसोसिएट किया जाता है, और दूसरा ये है। यूनिक्स था क्लोज सोर्स, ये है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद है कर्नल, सेल और प्रोग्राम तीनों था यूनिक्स में, बट यहाँ पे सिर्फ कर्नल है। कर्नल मतलब जो हार्डवेयर
और सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है वही। इसके जो एग्जांपल्स हैं, एंड्रॉयड सबसे इम्पोर्टेंट है, Ubuntu, Zentu। ये नाम इम्पोर्टेंट है, नाम बार बार मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है तो याद रखिएगा। Zaro एंड देन फेडोरा। ये सब एग्जांपल किसके हैं? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। देन इसके बाद आता है एंड्रॉयड। अब सब कैटेगराइजेशन हम कर रहे हैं लेकिन अलग से भी पढ़ लेते हैं। एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स के कर्नल बेस्ड है तो मतलब लिनक्स बेस्ड है ये। लिनक्स में सिर्फ कर्नल ही होता है, सो लिनक्स बेस्ड। 2007 में सबसे पहले लॉन्च हुआ था। गूगल ऑपरेट करती है, मतलब गूगल ही आप एंड्रॉयड को पूरा ऑपरेट कर रही है। उसके अलावा इसका जो लोगो है वो ह्यूमन लुकिंग होता है, वो देखे होंगे ग्रीन कलर का, वो इंसान बना रहता है, ठीक है। देन इसके बाद इसका जो नेम है, मतलब अलग अलग वर्जन के, वो फूड जो आइटम्स होते हैं उनके ऊपर होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या हैं? कपकेक, क्लेयर, डोनट, किटकैट, जिंजर, ब्रेड, ओरियो, जेली बीन, लॉलीपॉप। मतलब ये एक, मतलब मैं बता रहा हूँ कि नाम होते हैं एंड्रॉइड के वर्जन्स के, ठीक है। फूड आइटम्स के बेसिस पे होते हैं। ह्यूमन लुकिंग होता है, मतलब इसका लोगो गूगल 2007 से शुरू किया था। लिनक्स बेस्ड होता है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन है iOS, एप्पल का है। ये है यूनिक्स बेस्ड, इसीलिए क्लोज सोर्स होता है और ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें आप चेंज अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा के कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा सम इम्पोर्टेंट स्मार्टफोन की जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी देख लेते हैं। एंड्रॉयड और iOS ये तो फेमस है। उसके अलावा है बाडा ओएस, ब्लैकबेरी, तो बता ले जाएंगे, ब्लैकबेरी पहले फ़ोन आता था। देन सिम्बियन ओएस, सिम्बियन नोकिया ऑपरेट करता था इसको। देन विंडोज़ का मोबाइल ओएस आने लगा था, वो नोकिया लूमिया आता था, उसमें विंडोज़ होता था ना, सॉफ्टवेयर उसका। सो ये है पाम ओएस एंड देन वेब ओएस। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो जस्ट रिमेंबर दियर नेम, नथिंग मोर। अब जो बात कर रहा था मैं, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का। सो ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स बेसिकली क्या होता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो पब्लिक अवेलेबल होते हैं, मतलब एक तरह से उसके जो सोर्स कोड होता है, उसकी जो कोडिंग होती है वो पब्लिक अवेलेबल रहती है। सो एक तरह से आप कोडिंग करके, जो भी कोडर होते हैं, आप तो नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल जो भी कोडर होते हैं वो लोग क्या करेंगे, उसको कोडिंग करके अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और फ्री ही होता है, ओपन सोर्स होता है, और सोर्स कोड आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बट जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल मॉडिफाई नहीं कर सकता है, उसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। उसको यूज़ करने के लिए आप सब्सक्रिप्शन पे करते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। सो इसलिए जो क्लोज सोर्स होते हैं उसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, मतलब सोर्स कोड पब्लिक नहीं है जिसका, ठीक है। तो मैं बता तो दिया हूँ, एक बार डिफरेंशिएट करके भी बता देता हूँ। सो एक होता है सबसे पहले क्लोज्ड सोर्स, क्लोज्ड सोर्स
इसकी जो मेन खूबी है वो क्या है? प्राइवेट इंडिविजुअल do not have access to its source code। ठीक है, और आपको यूज करने के लिए लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू यूज इट। ठीक है, हालांकि इंटरनेट पे फ्री में मिल जाते हैं, बट अगर आप उसको डाउनलोड भी कर लेंगे तो आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको सोर्स कोड नहीं मिलता है, आपको ऐप मिलता है। सो इसके कुछ एग्जांपल हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है यूनिक्स, देन है एमएस ऑफिस। आप देखते होंगे एमएस ऑफिस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, कहीं में फ्री में मिल जाता है, वो भी ऑफर में आता है। देन कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, एडोबी का जो होता है, एवास्टा। एवास्टा एक एंटीवायरस भी है। ठीक है, देन एप्पल के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, iOS हो या मैक ओएस हो, ठीक है, क्लोज सोर्स होते हैं। विंडोज भी क्लोज सोर्स है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये भी एक तरह का क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। एडोबी में बता चुका हूँ। देन एंटीवायरस जितने भी होते हैं मैक्सिमम सबके सब क्लोज सोर्स होते हैं। अब इसके बाद आते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वही जिनके पास जिनका सोर्स कोड क्या होता है, पब्लिकली अवेलेबल होता है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? राइटिंग तो मेरी थोड़ी सी अजीब है, मुझे पता है, बट इतनी भी नहीं है, ठीक ठाक आप कर सकते हैं। अगर आप जो मैं नोट्स भेजा था उसका पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, और साथ में उसको मेरा लेक्चर देखिए सामने, और उसको पढ़ते रहिए साथ में, या लेक्चर देखने के बाद फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए। काम खत्म। एग्जाम के समय इसको 2x 3x पे फिर से वीडियो देख लीजिएगा, या अगर आपको वो पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वही नोट्स पढ़ लीजिएगा। 10 के 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग जाएंगे यार। और सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है, सो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या हैं? लिनक्स है, लिनर टोनवाल्ड्स जो बनाया था। देन यूबंटू है, सिम्बियन है, नहीं सिम्बियन नहीं है, एंड्रॉइड है। देन स्यूसे है, एक तरह का ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स है, तो है भी नहीं है, लेकिन जब भी था तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। GIMP करके एक सॉफ्टवेयर है, इमेज मैनिपुलेशन टूल है ये। ठीक है, देन पाइथन है। ये सब की सब क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसमें मैं बताया नहीं ना, प्रोप्राइटरी भी बोलते हैं इसको। प्रोप्राइटरी भी बोलेंगे, मतलब पब्लिक आप इसको चेंज नहीं कर सकती है सोर्स कोड को। सो ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स हो गए हैं, और इसी के साथ हमारा ओवरऑल जो वो था ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो जो था वो खत कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे वैसे एरर वायरस के साथ ही इसको पढ़ सकते हैं। इंस्टॉलेशन एक शब्द होता है। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है सेकेंडरी जो डिवाइस है उससे जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में आप कोई भी फाइल कॉपी करते हैं, तो उसी को इंस्टॉलेशन बोलते हैं। ठीक है, और यही उल्टा हो जाएगा, कंप्यूटर हार्ड डिस्क से उस चीज को जब निकाल देंगे तो वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसी को बोलेंगे। और एज सच सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो गया। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट है, अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे।
बता चुका हूँ। आप जिससे कम्युनिकेट करते हैं वही है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? जिसका आप यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। आप इसी को यूज़ करते हैं, ये एक तरह से कोऑर्डिनेट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ और पूरा जो है प्रोसेस कंप्लीट होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जनरल पर्पस, एक होता है कस्टमाइज्ड। जनरल पर्पस क्या है? जितने भी ऐप्स हैं जैसे हो गया मान लीजिए एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये क्या है पब्लिक एट लार्ज यूज़ कर रही है। सो ये जनरल पर्पस हो गया। बट कस्टमाइज्ड क्या है? कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कुछ कंपनीज़ होती हैं अपने एम्प्लॉइज़ के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाई हुई हैं, जो उसी के एम्प्लॉइज़ यूज़ करेंगे, तो वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। टिकट रिज़र्वेशन वाली जो कुछ साइट्स होती हैं, जो सिर्फ़ स्पेसिफिकली बनी हैं या सॉफ्टवेयर बने हैं उसी पर्पज़ के लिए, सो वो है कस्टमाइज़्ड, ठीक है? सो बता दिया हूँ, लिखूँगा नहीं। अब इसमें भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अलग-अलग होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। इसमें कौन-कौन से आएँगे? एमएस वर्ड, नोटपैड, गूगल का डॉक्स जो होता है, वर्ड, आईवर्क होता है एप्पल में, आईवर्क का पेजेस, ठीक है? ओपन ऑफिस राइटर, ये कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, और भी एग्ज़ाम्पल हैं, नोट्स से देख लीजिएगा। सिंपली वर्ड को जो भी डॉक्यूमेंट बनाने के काम आते हैं, जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो सब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हैं। देन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्प्रेडशीट बनाने के काम आते हैं, जैसे एक्सेल हो गया, शीट्स हो गया गूगल का, आईवर्क का नंबर्स होता है एप्पल पे, ठीक है? लोटस करके एक सॉफ्टवेयर है, ये सब के सब क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। देन आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स, पीपीटी प्रेजेंट करने के लिए जो काम आता है। इसमें कौन-कौन से होगा? पावर पॉइंट होगा, ल्यूडिस करके एक सॉफ्टवेयर है, गूगल का स्लाइड्स है, बाहर चला गया, कोई नहीं। गूगल का स्लाइड्स है, विस्मे करके एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? ये सब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। नाम इम्पोर्टेंट है यार, डायरेक्ट पूछ सकता है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन है, किसका है? सो नाम याद रखिएगा, नाम बार-बार रिपीट करिएगा। पावर पॉइंट, ल्यूडिस, गूगल स्लाइड्स, विस्मे, ये सब रिपीट करिएगा। देन है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं, इसमें जिसने जितने भी एजुकेशनल वो हैं, गूगल क्लासरूम एंड सब, ये सब इसमें आ जाएगा। एडमोडो है, लिटमोस है। नाम इम्पोर्टेंट है यार, तभी मैं भी लिख रहा हूँ, नोट्स में लिखा है उसके बाद भी लिख रहा हूँ क्योंकि नाम इम्पोर्टेंट है। वर्कडे है, ठीक है? एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हो गया। 54 मिनट्स। देन है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, इसमें है जीआईएमपी, जेएनयू इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ऊपर भी हम लोग इसको देखे थे जीआईएमपी को, आ गया। अ, इसमें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है? सो जीआईएमपी हो गया, इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। देन एडोबी का फोटोशॉप है, एडोबी का इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेटर, कोरेल ड्रॉ है, ये सब क्या है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। देन इसके बाद आता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टैली ईआरपी,
और क्विक बुक्स। राइटिंग, टैली ईआरपी और क्विक बुक्स, ठीक है, मेनली दो सॉफ्टवेयर है। और भी बहुत से होते हैं, इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता रहा हूँ। देन वेब ब्राउज़र, इसको तो अलग से पढ़ेंगे, सो इसमें मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, इसको यहीं निपटाते हैं, ठीक है। वेब ब्राउज़र को अलग से अभी पढ़ेंगे जब इंटरनेट पढ़ेंगे। सो वेब ब्राउज़र, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी ख़त्म होता है। देन कम्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वही सिस्टम को पूरी तरह से यूटिलाइज करने के काम आता है, एक तरह से सिंप्लीफाई करता है वर्क को और एफिशिएंसी को बढ़ाता है कंप्यूटर के, ठीक है। इसका मेन यही काम है। जो उतना भी ये ट्रबल शूट होना, एंटीवायरस वाला काम, ये सब का सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है। इसीलिए इसको सीधा हम उसी के साथ भी एसोसिएट कर लेते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही डायरेक्टली भी एसोसिएट कर लेते हैं, अलग से नहीं। कुछ लोग इसको मानते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट मानते हैं। ट्रबल शूटिंग हो गया, उसके अलावा एंटीवायरस वाला काम हो गया, ये सब। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या एंड डिस्क मैनेजमेंट। देन कंप्रेशन टूल, एक्सेट्रा, ये सब का सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। अब वोटिंग वोटिंग मैं आपको बता ही दिया था। जो सॉफ्टवेयर में मेन मेन चीज़ थी, तीनों सॉफ्टवेयर वो हो चुका है। तो कुछ वही फैक्ट है, सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है, वो माइक्रोसॉफ्ट है, और इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी है, वो टीसीएस है। सॉफ्टवेयर कंप्लीटेड। सॉफ्टवेयर में एज सच इसके बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ जो चीज़ें हैं वो एमसीक्यू जब करेंगे वो हो जाएगा। जो जो अलग से जो क्वेश्चन आए हैं, जो रेलेवेंट नहीं है, अलग से जो भी होंगे वो बाद में जब वो करेंगे तो हम कर देंगे कवर उसको। तो सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटेड। 57। अब छोटा सा टॉपिक और है, दूसरा हमारा जो था वो था वायरस, ठीक है। वायरस क्वेश्चन हर साल लगभग आता ही आता है, ठीक है। वायरस का जो फुल फॉर्म है वो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, ठीक है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, इसका फुल फॉर्म है वायरस का। और इसके जो मतलब जो इन्वेंटर हैं, दो लोग का नाम आता है। एक है फ्रेड कोहेन और उनके साथ साथ है जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। फ्रेड कोहेन ने जो ये वायरस टर्म है, इन्होंने दिया था, फ्रेड कोहेन ने। और जो हमारे जॉन वॉन न्यूमैन हैं, इनको बोला जाता है फादर ऑफ वायरस, फादर ऑफ कंप्यूटर वायरोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न आर्किटेक्चर वाले भी यही हैं, जॉन वॉन न्यूमैन ही फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, पीयूएस वाले, ठीक है। अब कंप्यूटर वायरस में जो पहला वायरस था, ये फैक्चुअल है, जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्रीपर, ठीक है, 1971 में इसको बनाया था बॉब थॉमस ने, ठीक है। ये पूरे आर्पानेट पे फैल चुका था। वही जब हम नेट पढ़ेंगे आपको समझ में जाएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, वही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जो बनाया था, पूरे आर्पानेट पे ये फैल चुका था। और ये जब कंप्यूटर में जाता था तो एक लाइन लिख के आती थी, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन, मतलब यही लिख के आता था, कैच मी इफ यू कैन।
ठीक है। सो क्रीपर जो है वो पहला वायरस हो गया। अब पहले वायरस से निपटने के लिए पहला एंटीवायरस भी बना, जिसका नाम था रीपर। ये था फर्स्ट एंटीवायरस। बनाया था किसने इसको? रे टॉमलिंसन ने। रे टॉमलिंसन, आई होप आप लोग को याद होगा, वही ईमेल के फादर जो थे। ठीक है, रे टॉमलिंसन ने बनाया था पहला एंटीवायरस, जिसका नाम था रीपर, जिसने क्रीपर वाली प्रॉब्लम जो था उसको सॉल्व की थी। ठीक है। अब वायरस क्या होता है मेनली? एक तरह का मैलवेयर होता है ये, जो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है और पूरे जो सॉफ्टवेयर है उसको अलग-अलग तरीके से करप्ट करता है। और बेसिकली कंप्यूटर वायरस जो है वो सॉफ्टवेयर को ही अफ़ेक्ट करता है, बट बहुत ज़्यादा जब उसकी जो इन्फ्लुएंस बढ़ जाती है तो हार्डवेयर भी अफ़ेक्ट होने लगता है। क्योंकि बायोस है, सो बायोस प्रोग्राम क्या करता है, हार्डवेयर को एक तरह से कोऑर्डिनेट करता है, जो पहला प्रोग्राम रन करता है। सो बायोस में ही अगर वो चला गया तो एक तरह से जो भी हमारा हार्डवेयर है जो उस समय सब ऑन होता है, सो उसकी उसमें डिले होने लगेगा, या वो कोई कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा। तो हार्डवेयर को भी रियली अफेक्ट करता है, बट मेनली जो ये है सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करता है, हमारा जो कंप्यूटर वायरस है। ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं। बूट सेक्टर होते हैं, उसके अलावा मैक्रो वायरस होते हैं, फाइल इन्फेक्टर होते हैं। और ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि 2024 का मैं पेपर देख रहा था तो उसमें आया था वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन। सो कोई अगर ये बस नाम उसको याद होता, इस जितने भी वायरस के टाइप्स होते हैं, सो वो उसको इजीली सॉल्व कर सकता था। सो मैक्रो वायरस, पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। ये मेनली कुछ टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो वायरस के हैं। उसके अलावा और क्या बच रहा है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो है नाम वायरसेस के। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नाम को रट लीजिएगा बिल्कुल। तो हम क्रीपर तो कर ही चुके हैं, सबसे पहला जो वायरस था। क्रीपर जो था, कैच मी इफ यू कैन, 1971 बॉब थॉमस ने जिसको बनाया। देन कुछ अलग से जो एग्जांपल हैं वो मैं बता देता हूँ। माइकल एंजेलो, ये बूट सेक्टर वायरस था। ठीक है। माई डूम है, कास्केड है, नाम यार रट लेना। माई डूम, माइकल एंजेलो, कास्केड, कोलंबस, जेरूसलेम, ये मोसाद का है, जेरूसलेम जो वायरस है। सी ब्रेन, देन कॉर्न फ्लिकर, एडना कोर्निकोवा, देन आई लव यू वायरस, ये नाम है वायरस का। आई लव यू वायरस बहुत खतरनाक इफेक्ट किया था जब ये वायरस आया था। मतलब बेसिकली पूरे कंप्यूटर पे खाली आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू लिख के आ जाता था। और बहुत दिन तक इसका अब जो है एंटीवायरस नहीं बन पाया था। तो बहुत खतरनाक वायरस में से एक था ये, पूरा सिस्टम को करप्ट कर दे रहा था। ठीक है। तो वायरस पढ़ लिए हैं तो एंटीवायरस भी जरूरी है। वायरस पे क्वेश्चन आया था 25 में, सो एंटीवायरस पे आया था 24 में। सो एंटीवायरस के बारे में भी जान लेते हैं। एंटीवायरस क्या होगा? वही वायरस से डिफेंड करने के लिए, टू डिफेंड, टू प्रोटेक्ट, एक तरह से द सिस्टम फ्रॉम वायरस। एंटीवायरस का यूज होता है। ठीक है, पहला मैं बता ही दिया था, रीपर नाम का बना था, रे टॉमलिंसन ने बनाया था पहला एंटीवायरस। ठीक है, बट कुछ एग्जांपल नाम बहुत जरूरी है याद करना।
मैकफी, एवास्ट, कैस्पर स्काई, बिट डिफेंडर, एवीजी, नॉर्टन है। उसके अलावा वायरा है, पैंडा है, K7 है, K7 का गोल्ड पैक और वो सब आता है। डॉक्टर वेब है, शिन माइक्रो है, महान लैब है, क्विक हील है, फेमस है, इसके बारे में तो सुने होंगे, केबीसी होस्ट करता था। और क्लीन मास्टर है, 360 सिक्योरिटी है। ये कुछ नाम है, इसके अलावा भी अगर आपको नाम सुनने में कहीं आए तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नाम एकदम रैंडम पूछ लेता है। आप नाम तो हजारों एंटीवायरस होंगे, कितनों का नाम याद करेंगे। सो कोई अगर ट्रेंड कर रहा हो, कुछ ट्रेंड कर रहा हो, तो उसको बस लिख लीजिएगा कहीं पे या दिमाग में रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एंटीवायरस भी हो गया। अच्छा, वायरस के अलावा और भी कुछ वो होते हैं, क्या कहते हैं, मेलवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके बारे में ब्रीफ में देख लेते हैं। सबसे पहले होता है वॉर्म। वॉर्म्स जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती हैं, एक बार हो गए तो अपने आप को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं वॉर्म्स। देन ट्रोजन्स होते हैं, मतलब एक तरह से ट्रोजन्स ऐसे होते हैं कि वो आपको लगेगा कि एक यूजफुल फाइल है, बट असल में होगा वो एक मेलवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, लिखेगा लेजिटिमेट बट होगा मेलिशियस। ठीक है, ट्रोजन्स हो गया। देन रैंसमवेयर होते हैं। क्या करता है, कोई प्राइवेट फाइल आपके कंप्यूटर से एक्सेस कर लेगा वो। देन जो भी उस रैंसमवेयर को बनाया है वो आपको से एक तरह से फिरौती मांगेगा, रैंसम मांगेगा कि पैसा दो, नहीं तो मैं ये जो फाइल है इसको मैं रिलीज कर दूंगा। सो रैंसमवेयर हो गया। फिर आते हैं स्पाईवेयर या एडवेयर। ये तो आप लोग आजकल कंसेंट के साथ देते हैं, आप लोग देखते होंगे, आप कभी भी कुछ सर्च किए फ्लिपकार्ट पे या कहीं पे भी, सो आप इंस्टा खोल रहे हैं तो उस पे भी वही आ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं तो वो आ रहा है, तो आजकल तो कंसेंट के साथ ही आपको मिल रहा है। सो स्पाईवेयर वो आपकी नेटवर्क को, जो भी आप कर रहे हैं उसको ट्रैक करेगा, आपकी जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से आपको ऐड दिखाएगा। सो ये है एडवेयर। इसी के साथ हमारा ये जो पूरा वीडियो है कंप्लीट होता है। जितना था इम्पोर्टेंट वो सब मैं पढ़ा चुका हूँ, मतलब इसमें जो भी है। उसके अलावा जो भी बचेगा उसके बाद जब हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, एमसीक्यू करेंगे, तब कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, जो भी इम्पोर्टेंट था सब कर लिए हैं। कुछ भी आप लोगों के पास डाउट होगा या कुछ भी होगा, टेलीग्राम मेरा लिंक मिल जाएगा, पूछ लीजिएगा। अच्छा, कई लोग का इस पे आ रहा था कि अब ये एग्ज़ाम कब होगा, 15 के बाद होगा, क्या होगा। देखिए, ये सब वीडियो आप डालेंगे, 2-2 मिनट की वीडियो मिलेंगी इसके बाद होगा, बट एकदम उस पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले 24 में हुआ था, 15 तारीख को, 14 तारीख को हुआ था आई गेस। फिर इस साल 2025 में हुआ था 25 तारीख को। सो कोई भी अगर आपको बता रहा है कि इस डेट में होगा या ऐसे होगा वैसे होगा, सो वो बस तुक्का मार रहा है, तो किसी की बात में ना आए। आप मान के चलिए कि 10 के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, सो 10 को डेडलाइन मान के चलिए। मान के चलिए आपके पास वही 40 दिन के आसपास बचा हुआ है, 40 से 45 दिन। टाइम मत वेस्ट करिए, जितना भी टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। और कोई भी इशू हो, सो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल बी प्लीज़ टू हेल्प। और कुछ भी इशू आ रहा है यार पढ़ाई से रिलेटेड, सो या मतलब मेरे पढ़ाने से रिलेटेड, सो पहले ही सॉरी बोल दूँ यार, थोड़ा-सा राइटिंग की दिक्कत है और कुछ कंटेंट छूट तो नहीं रहा है, लेकिन एमसीक्यू जब कराऊँगा उसको करूँगा, वो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ।
थ्योरी जितना हो सकता था, इतने कम टाइम में वो मैं सब करा दिया हूँ। सो कोई टाइम वेस्ट नहीं, धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही दूसरे लेक्चर में।